नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का अगला भाग लेकर। सरकारी नीतियाँ बच्चों को सुधार नहीं पाती। जैसे पहले 8वीं तक फेल न करने की नीति, फिर जो फेल हो जाए उसे किसी भी तरह पास करने की नीति, रुकना नहीं, फिर बेस्ट ऑफ 5। इन ढुलढुल नीतियों से हमारी शिक्षा परिपक्व न होकर अनुशासनहीन हो गई। अध्ययन व अध्यापन में न छात्र को न शिक्षक को रुचि है। बस कैसे भी पास करना है तो परिश्रम क्यों। वाह संस्कृति के प्रभाव से बच्चे को न डांटो न मारनो, वरना माता पिता लड़ने आ जाएंगे। भारत के गुरुकुलों में कितना कड़ा शासन था। श्री राम तक को आश्रम में लकड़ी उठाना, गुरु के पैर धोना पड़ता था। माता पिता भी बच्चे को अनुशासित करते थे। वे गुरु से कहते थे, बच्चे की हड्डी हड्डी हमारी, मांस चमड़ी आपकी। बच्चे का ढांचा आपका है, मांस चमड़ी अच्छी आपको बनानी है। ये अधिकार बोध कहाँ लुप्त हो गई सामाजिक चेतना। माता पिता बच्चों को ऊंची डिग्रियां दिलवाकर बड़ी पोस्ट पर ढेर भर पैसा कमाने की शिक्षा भर देते हैं। तभी तो रिश्ते प्रेम नैतिकता में बाजारवाद घुस गया। अब उसे देखो और सर पर हाथ मारो। रमेश इतना बड़ा भाषण देकर हाँफने लगा। अब ये सब जब बड़े बड़े घटकों में फैल रहा है तो फेल तो है ही फेल। नजीर ने टोपी ठीक की। अच्छा, तुम टोपी लगाते हो? रमेश हंसने लगा। क्या करे, पोषण तो मिलता नहीं। जब से यहाँ आया हूँ मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं। नजीर खिसियाया। विजय शुक्ला के घर सामने भीड़ लगी थी। भगवती चिल्ला रही थी, निकलो बाहर। कांता ने देखा पड़ोस की बूढ़ी अकेली रिटायर्ड स्कूल प्राचार्या बरामदे में आकर बैठी और शालीनता से पूछा, क्या हुआ भगवती? मैडम, आपने मेरी देवरानी को पूरे पैसे नहीं दिए। नहीं, मैं तो कभी भी साल भर हुआ उसे पूरे ठीक से पैसे देती हूँ। क्यों? अब उसका घरवाला अस्पताल में बीमार पड़ा था, तब आपने उसके हफ्ते भर के पैसे नहीं काटे। क्यों री? बोल न गेंदा। गेंदा गुर्राती बोली, सही बात है, क्यों झूठ बोलती हैं? पूरे माह मेरा पति दारू पीकर पड़ा रहा, तू आई नहीं। कड़ी ठंड में बर्तन मांज मेरे हाथ सुन्न हो गए। अब कितनी बार तुझे घर बैठे तनख्वाह दूँ? देना पड़ेगा जब वो काम करने आती है। क्या हुआ यदि हफ्ते भर नहीं आई तो? अरे हम भी मानुस हैं, हम भी ठंड में हड्डी गलाकर काम करते हैं। महीने में 8 दिन नहीं आए तो क्या हुआ? तो पैसे काट लिए तो क्या हुआ? मैं भी पेंशनर हूँ। इतने ही में गेंदा की देवरानी भगवती की 4 दोस्त आ गईं और चिल्लाईं, दे पैसा वरना पुलिस बुलाऊंगी, तुम्हें यहीं ही मारूंगी। कांता से रहा नहीं गया, वो तेजी से बाहर निकली। ए भगवती, तुम अपनी गर्दन नीचे कर भीतर झांको। सीधी सादी वृद्ध मैडम को मारने की बात करोगी? हाथ लगाकर देखो तो जरा, तुम क्या पुलिस बुलाओगी? मैं अभी पुलिस बुला देती हूँ। गेंदा ने कोहनी मार भगवती से कहा, चल बेकार मुसीबत में पड़ जाएंगे। कांता जीजी के हाथ लंबे हैं, एक एक को धरवा देंगी, देख लेंगे। कहकर बड़बड़ाती सारी काम वालियाँ तितर बितर हो गईं। इस बार उपेंद्र जी जब जनता से मंच पर मिले तब कांता ने कहा, उपेंद्र जी जानते हैं इस समय जहाँ भी 4 महिलाएं मिलती हैं वे क्या करती हैं? क्या? बाइयों के बारे में पता नहीं ये कैसा समय आ गया। हमारे घरों में पहले चौकीदार नौकर मालकिन के लिए जान देने को तैयार रहते थे। अब तो ये बाइयाँ नहीं, जानलेवा बीमारियाँ बन गई हैं। काम कम, दाम ज़्यादा। इन्हें झूठ बोलने में समय नहीं लगता। इनकी मनमानी चल रही है। नैतिकता का नाम नहीं, चोरी धोखा झूठ नस नस में बह रहा है। मनमाना रेट, बातें बनाना, बदनाम करना, बदतमीजी, चोरी तो इनके लिए आम बात है। गांधारी ने पट्टी खोल दी। एकलव्य ने नहीं काटा अंगूठा। द्रौपदी नहीं लगेगी दांव पर। समय ने सिखा दिया बदलना। पंडित गोपाल ने तत्काल कविता बना दी। उपेंद्र जी ने सिर पर हाथ रख गहरी सांस छोड़कर कहा, वास्तव में यदि शासन इनको फ्री लोन, फ्री बिजली, राशन देगा और अल्पसंख्यकों की योग्यता पर ध्यान दिए बिना इनको अब अवसर काम व सरकारी नौकरी तक मिलेगी तो ये लोग मेहनत संघर्ष का अर्थ नहीं याद रख पाएंगे। कुछ अच्छी कॉलोनियों में जैसे सन सिटी आदि में चौकीदार बाइयों के रेट, छुट्टियां, तनख्वाह
तय की जाती हैं। मैनेजमेंट इनका ध्यान रखता है, वहाँ ये नियम से आती जाती हैं। कठिनाई तो ये है कि इनके बिना भी तो काम नहीं चलता। जब से स्त्री ने नौकरी व दफ्तर की ओर रुख किया, कामगार महिलाओं के दाम व मिजाज और भी बढ़ गए। रिश्ते, प्रेम, नैतिकता व मानवता कम हो गई है। आए दिन हत्या, धोखा, लूट खसोट, मारपीट बढ़ गई है। सुबह सोकर उठो तो स्वयं को अकेला ही पाओ, लगता है अजनबियों के बीच में हूँ। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाला, बंसी बजाए रे कान्हा, लात खाए बंदा, लठ सूते भैया, भेड़ियों ने हथिया ली जिंदगानी, जलती हुई मसाले, हम खड़े हैं निहत्थे। ये सब तो ठीक है पंडित जी, पर अब तो शिक्षक, छात्र भी परिवर्तित हो रहे हैं। शिक्षा में कसे काए पाठ शिक्षक को ठोके हैं छात्र शिक्षक, सोते कुर्सी पर, पढ़े पढ़ाए कहाँ पर। अब राजनीति, पैसा, पावर, रसूख का गठबंधन ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं। नजीर भी बोला, रफीक ने हाँ में हाँ मिला दी। कांता ने इसी बीच आवाज़ दी, सरला दीदी आप अंदर आ जाएं। सरला गुजराती पल्ले की साड़ी पहने थी, सादी सी, 30 की उम्र के लगभग, साधारण सी नाक नक्श की महिला थी। उपेंद्र जी ये अपनी पाठशाला में नाटकों का अच्छा मंचन करती हैं। मैंने सोचा है मैं इनके साथ कुछ फेल में अच्छाई पैदा करने वाले नाटक लिखवाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपसे ही दूरदर्शन के किसी सीरियल को दिखाने की प्रार्थना करूँगी। हाँ, क्राइम स्टोरी, जो भी कुछ उपदेश पर होगी उसे ढूंढता हूँ, अन्यथा संभालने की जगह ससुरे बिगड़ जाएंगे। वैसे गरीबों के लिए सुविधाएं देना गलत तो नहीं उपेंद्र जी, गलत नहीं, लेकिन यदि अपने आप रोटियां घर आ जाएं तो रोटी खाने वाले को ये भी पता न चलेगा कि रोटी किस तरह बनी है, किसने बनाई और उसे क्यों हमें दी गई। घर बैठे निकम्मेपन की आदत लग जाएगी। निकम्मापन न घर, न शहर, न राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा। बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो क्या होगा। अल्पसंख्यकों की मदद करो, वह पद भी दो, पर पहले पद निभाने की योग्यता तो परखो। एक योग्य को नकार गलत निधियों से यदि अफसर व कर्मचारी रखे जाएंगे तो समाज का बंटवारा तो होना ही है। हम राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर एक सतह पर लाना तो चाहते हैं, पर स्तर बराबर करने के लिए हमें श्रम, मेहनत इस तरह से करना नहीं सिखाते। भारत में वर्क ऑफ क्वालिटी अभी भी समय के अनुकूल नहीं। सभी विभाग इस लापरवाही के शिकार हैं। बाबू, चपरासी, जूनियर नर्स, ड्राइवर, कांस्टेबल आदि चाय पीने के बहाने समय बर्बाद करते हैं, टाल मटोल करते हैं। लापरवाही प्रत्येक क्षेत्र में है, तभी तो प्रशासन ढीला हो जाता है। फाइलें अप टू डेट नहीं, उनका रखरखाव भी अनुचित है। पुस्तकालयों में भी पुस्तक बिक्री में इतनी पोल है कि छात्र संतुष्ट नहीं। रमेश जी ने भी अपनी राय दे दी। सर, ड्रामे नाटक ढेर हो सकते हैं, परंतु उनमें भी गुटबाजी, राजनीति का दखल है। परिचित की कहानी की फिल्म बना लो, नाटक लिख लो, वही हंस चरेगा दाना, कौआ खाएगा मोती। वही हंस चरेगा दाना, कौआ खाएगा मोती। सारा कुछ राजनीति के कारण उत्पन्न हो रहा है। जब उन्हीं में घोटाले हैं तो देश की सारी समस्या हल नहीं हो सकती। कांता का चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ मैडम, आप कुछ उदास लगती हैं? रफ़ीक ने पूछा। हाँ, पिताजी को हार्ट अटैक आया तो मेरे बहुत चाहने पर भी उन्हें ये लोग दिल्ली नहीं ले जा रहे हैं। वहाँ मेरे मामा हैं, सब बंदोबस्त हो जाएगा। यहाँ ना अच्छे हार्ट के डॉक्टर हैं, ना उनकी देख रेख ठीक से हो रही है। मुझे तो लगता है मेरे दोनों भाई चाहते हैं कि पिताजी तत्काल मर जाएं। उन्हें पता है कि पिताजी ने विल वसीयत नहीं की है। दीदी जी, जब सारे समुदायों के तौर तरीके से व्यवस्था में खोट पैदा हो रहा है, शरीयत के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हलाला तलाक की बातें में तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि पुरुषों को यहाँ स्वार्थ है। इन सब का तो मैं विरोध करती हूँ। हलाल के नाम पर औरत के साथ जो होता है उसे कोई भी पढ़ी लिखी औरत जायज़ नहीं कहेगी। दीदी, अस्पताल में मेरी कोई ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, मैं पिताजी को फ्लाइट से दिल्ली ले जाना चाहती हूँ। तभी भोला दौड़ा दौड़ा आया। गुरुजी, फील्ड के पिछले हिस्से में बम फूटने से धुआं उड़ रहा है। चलो चलो, अपने अपने वाहनों से वहाँ पहुँचो। सरला को कांता तुम अपने साथ ले लो। फील्ड के पिछले हिस्से में पुलिस आ चुकी थी। 2 नक्सली पकड़े गए थे। रमेश के घर का बरामदा चरमाकर टूट गया। उसे देख गरीब मास्टर की आंखों में आंसू आ गए।
इन सब का हर्जाना उसे देना कितना भारी होगा। सड़क गुजरते हुए लोग वहाँ ठिठके अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक यंग लड़का बोला, इन नक्सलियों को फिलीपींस से मदद मिली है। इनके तार भूमिगत संगठनों से जुड़े हैं। इनके पास वायरलेस सेट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। ये हवाला कारोबार को चलाते हैं। इनकी भी एक केंद्रीय कमेटी है जो जिसे जहाँ भेजती है। ये अलग अलग इलाकों में घुसने की चेष्टा करते हैं। हमारे जमाते इस्लामी नेता भी देश में इस्लामी गठन पर धर्म के सिद्धांतों की गलत परिभाषा कर समाज को अव्यवस्थित कर रहे हैं। त्रासदियाँ फैल रही हैं। पंडित गोपाल ने तत्काल कहा, त्रासदियाँ खामोशी फैलाती हैं। नाव की तरह हिलना, मलबे में दबी कारें, भूकंप, सुनामी लहरें, समुद्री तट पर भीषण हमला, अंदाज इनका समझ आता नहीं। अब तक पुलिस वाले दोनों नक्सलवादियों को हथकड़ी लगा जीप में बैठा चुके थे। रमेश को ढांढस देते हुए टापरे से निकल पक्का मकान बनाने वाले मकान मालिक ने ढांढस दे कहा, तुम्हारा कोई कसूर ना है भैया, अपन मिलकर कुछ जुगाड़ कर लेंगे। आप सबका सहयोग तो चाहिए ही, वरना ऐसे छुपकर बैठे देशद्रोहियों को देश प्रेम देशभक्ति कहाँ से समझेगी। ये तो अपनों को ही घात लगाकर मार देंगे। रमेश जी, आपको मेरे साथ एयरड्रोम जाना है। कांता घर पहुंची ही थी कि उपेंद्र जी फ्लाइट के 3 टिकट लिए जा पहुंचे। सामान कुछ बांध कांता चलने को तैयार थी। सुमित्रा व मयंक भी साथ में थे। तभी अजय भी हाँफता आया, आप लोग चले, मैं रात की ट्रेन पकड़ लूँगा। दिल्ली में सतीश शुक्ला स्टेशन पर ही मिल गए। कांता, मैं क्लास ले रहा था, पर समय रहते मैंने विजय के लिए कमरा बुक करवा दिया। फिलहाल पहले इस अस्पताल में थोड़ी बहुत देखभाल होगी, कल शाम तक मेदांत में शिफ्ट कर देंगे। जी। कांता की आंखें भरी हुई थीं। मैं भी फ्री मन से वापस जा सकूंगा, मयंक ने हाथ नचाकर कहा। दूसरी शाम तक विजय को मेदांत में भर्ती करवा दिया गया। अजय आया तो मयंक वापस लौट गया। हॉस्पिटल का आईसीयू कमरा छोटा था। बड़ी ही कठिनाई से विजय को नया यहाँ एडजस्ट किया गया। डॉक्टर सिपाहा ने देखकर स्पष्ट कर दिया कि इन्हें हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। कई ब्लॉकेज हैं। जितनी शीघ्रता करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि किडनी भी काम ठीक से नहीं कर रही। अजय ने पूछा, कितना खर्च होगा? यही कोई 3-4 लाख। वैसे ट्रीटमेंट से आप खतना न उठाएं, मरीज को शीघ्र सर्जरी की ज़रूरत है। सतीश ने कहा, फिलहाल मैं रुपए दे दूंगा। सोचते हैं कहकर अजय बाहर जा सिगरेट धोखने लगा। माँ, आप ही हाँ कहें तो कल शाम को हार्ट की सर्जरी हो जाएगी। अब अजय मयंक से अधिक कौन पिता की चिंता करेगा। रात में विजय ने कांता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी मर जाने दो, मेरी तो ना सुमित्रा को परवाह है ना अजय को। समझ रही हूँ, कांता ने जय से कहा। हार्ट बचाओ, किडनी टेस्ट कराओ, वरना पिताजी से हाथ धो बैठोगे। रोने समझाने व जोर डालने पर भी अजय कहते रहे, मैं तो पापा को लंदन ले जाऊंगा। विजय न लंदन गए न उनका वहाँ ऑपरेशन हुआ। उसी शाम उन्हें पुनः सीवियर हार्ट अटैक आया और वे आंख बंद किए धीरे धीरे शांत हो गए। कांता की मर्मांतक चीखें कमरे में दर्द फैलाने लगी। सुमित्रा कह रही थी, देखो कुछ समय भी नहीं दिया। 4 दिन से हम भूखे प्यासे भाग दौड़ में ही व्यस्त रहे। माँ बस करो। कांता ने माँ को ऐसे घूरा जैसे वह जहर उगल रही हो। उसे पता था कि सतीश मामा राजे उन्हें घर ले जाकर फ्रेश करवा खाने का टिफिन ले वापस आते थे। अजय तो शायद टाल मटोल करता, पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर रहा था। ये तो बेटी थी जिसे भाइयों ने उपेक्षित रखा था। न उसकी सलाह जरूरी थी न महत्वपूर्ण। घर लौटकर कांता एकदम चुप रही। उसे बेहद बड़ा धक्का पहुंचा कि क्या अब नाते रिश्तों की चिंता ही नहीं रही इस समाज में। उसे तो हैरत हुई कि विजय जैसे नैतिक जिम्मेदारी निभाने वाले ममता भरे व्यक्ति को जीते जी उपेक्षित रख स्वयं पत्नी व बेटों ने जीवन घाट से उतार फेंका। क्या विजय सोचते रहे होंगे, बेबस बीमार पड़े पड़े। अब इन धनाढ्य लोगों के ऐसे कार्य करने पर क्या एक सफल जीवन शैली में पास व्यक्ति मान लिया जाएगा। विजय को कांता की बहुत चिंता थी, वे उसका विवाह नहीं कर पाए। अंतिम समय भी अजय सुमित्रा के सामने पिता के वसीयत में अपना व मयंक का ही नाम डालने पर जोर देता रहा। शायद इसी बेटों के रवैये ने जीवन से शीघ्र मुक्ति दे दी।
कांता भाइयों को ऐसे ताकती जैसे कोई शेरनी लोमड़ियों को ताकती है। अंत में एक दिन उसने माँ से कह ही दिया, तुम्हें अंतर मन में पश्चाताप नहीं होता कि देवता स्वरूप पति को बेटे बिना इलाज किए मरण यात्रा पर भेज रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है माँ, तुम पूरी तरह असफल हो। हाँ हैं असफल, हमारे पास करोड़ों हैं। इस बार मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। तुम तो अपनी जीवन यात्रा पर ध्यान दो। अब कहाँ रहोगी? यहाँ हम तुम्हें तवज्जो न देंगे। यदि न्याय अन्याय की बात करोगी तो हम घर से बाहर फेंक देंगे। हमारे पास तुम्हें बाहर फेंकने के कई कारण हैं। मानता हूँ वे असत्य है, पर हम धनी हैं। हमें पूरा अधिकार है कि जिसे चाहे उसे गरीब पर आरोपों के ढेर पर बैठा पत्थर मारे। अब जब तक चुप रह सकोगी, मुंह खोला कि घर से बाहर। विजय की अंगुली बाहर की ओर उठी हुई थी। तुम्हारा क्या, चली जाना। जनता मंच में वो है ना बनावटी साधु, तुम्हारा उपेंद्र। बस बस, कांता ने झोला एक अटैची उठा घर से बाहर कदम निकाल दिया। अब कांता उपेंद्र के घर के सामने दहाड़े मारकर रो रही थी। बाबूजी, मुझे ही साथ ले चलते। यदि लड़की होना इतना बुरा है तो जन्मते ही मार देते। सुमित्रा ने माँ होने की जिम्मेदारी निभा दूसरे ही दिन उपेंद्र जी के यहाँ कांता के हाथ में 5 लाख का चेक रख दिया। तुम्हारी शादी में काम आएगा। उपेंद्र ने उस चेक को कांता को देकर कहा, इसे करोड़ों में तुम बढ़ाकर अपने अस्तित्व का शंख बजाओगी। ले लो चेक। और कांता ने बेमन से चेक ले माँ को प्रणाम किया तो उपेंद्र हंसे। ये हुई न बात, एक वो है एक तुम हो। सबसे पहले तुम्हारा जनता मंच से जुड़ा एक साधारण सुविधाओं वाला कमरा बनवा देता हूँ। और कांता की नई डगर बनने को उतावली थी। रोती कलपती कांता को सांत्वना देते उपेंद्र बोले, कांता, मुट्ठी में बंद रेत की तरह जब उम्र फिसल रही हो तब देह की जर्जर दीवारों के खंडहरों से मग्न मन पर कुछ भी नहीं ठहरता, न वहाँ कोई मन पंछी दाना चुगने उड़ता है। जिंदगी चमगादड़ सी फड़फड़ाती है पर वक्त सुनता नहीं। बस एक दिन खुली हथेलियाँ पसर जाएंगी और अमिट सन्नाटे पर बज उठेंगी। कोई बीना छाएगी सुरीली सरगम। तुम में दम खम दृढ़ता है। सबसे अच्छी बात है तुम मानव मूल्यों को अपनाने व परोसने में पास हो। जहाँ तुम्हारा परिवार असफल है या कहो फेल है तो अब पास व्यक्ति क्यों रोए? उसे तो फेलों को उबारना है। जी, कांता ने आंसू पोंछ लिए। जहाँ संपत्ति वहाँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आज यहाँ तितली भी उड़ रही थी। छोटी सी मड़िया में रहकर कांता संतुष्ट थी। सामने शिव ने 6-7 पौधे लगा दिए। अरसे से वे ऐसे पौधे बीच सुबह चाय बना कांता एक कुर्सी बाहर रखकर आंख मूंदे सूरज की रोशनी ले रही थी। उसने देखा कि शिव भागता हुआ आया। बोला, दीदी, वे आकाश बाबू दीदी से बहुत झगड़ा कर रहे हैं। चलिए ना, आप ही उन्हें समझा सकती हैं। मृणाल दीदी बाहर खड़ी रो रही हैं। कांता ने शीघ्रता से दुपट्टा ओढ़ा। वह शिव के साथ तेज कदमों से भागती फेल के दूसरे कोने तक जा पहुंची। फेल के कोने में 2 मंजिले मकान की छत पर खड़ा आकाश क्रोधित शेर की तरह गुर्रा रहा था। नीचे अटैची के साथ मृणाल आंखें मल रही थी। कांता सीधी छत पर गई। आकाश ने कहा, शांत शांत बालक, अब बताओ तुम्हें क्या हुआ? इस तरह क्यों गुर्रा रहे हो? नीचे से मृणाल चीखी। वो किस काले मुंह से अपनी हरकत बयान करेगा? तुम ऊपर आओ। आज सड़क पर तमाशा करने से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी ना? मृणाल ने सूटकेस उठा कर पर ऊपर दौड़ लगा दी। हाँफते हुए बोली, मैडम, मैं आसाम के कॉलेज में आकाश के साथ बीकॉम पढ़ रही थी। इसी के साथ फिजिकल इम्प्रूवमेंट में ट्रेनिंग ली। इस बीच हम दोनों के बीच प्रेम हुआ तो हम दोनों ही रिलेशनशिप में रहने हेतु अपने घरों से भाग यहाँ आ गए। ईश्वर कृपा से यह घर व 2 जगह काम भी हम लोगों को मिला। हमने 2 वर्ष में अपव्यय न कर इंस्टॉलमेंट कर गैस चूल्हा, स्कूटियाँ, फ्रिज एवं कूलर खरीदा। एक व्यक्ति की सैलरी से हम घर चलाते, एक से सारे खर्चे पूरे होते। प्रत्येक इतवार हम बाहर खाना खाते। वैसे सुबह का लंच आकाश बनाता, शाम का मैं। आकाश क्या बनाता होगा? कांता ने हंसकर पूछा। सलाद या दही से लंच होता तो कभी अंडा बनाता। हम बाहर भी खाते, घूमते व रमते। 4 वर्ष सुखमय रहे।
मैं शाम को रोटी दाल या सब्जी बनाती। अभी 6 माह से मैंने आकाश के व्यवहार में परिवर्तन देखा, पर उसे माइंड नहीं किया। लेकिन परसों काम से जल्दी छुट्टी जब मैं उनके पास हॉस्टल पहुंची तो पूरा हॉस्टल खाली था। पेशेंट चले गए थे और ये वर रानू बच्चों के कमरे में थे। आकाश रानू की गोद में लेटा था। मुझे वहाँ देख कर बजाय शर्मिंदगी के गुर्राने लगा। क्यों, क्या हुआ? कोई फ़ोन वोन नहीं, सीधे चली आ रही हो? क्यों, क्या मैं सीधे नहीं आ सकती? बस वो घर आया तो पूरा 1 सप्ताह गुजर गया। हमारे बीच कोई समझौता नहीं, बस ताने और व्यंग। प्रतिफल ये है कि आकाश मुझे यहाँ से अलग करने की राय देकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की धमकियों के साथ समाप्त कर रहा है। मृणाल फपक फपक कर रोने लगी। कुछ देर बाद कांता उसे संभाल बेहद तीखे स्वर में आकाश को पूरी भर्त्सना के साथ समझाती बोली, आकाश ये एकदम गलत है। तुम सब युवा परिवर्तन की बात तो करते हो, पर ये तो समझो कि परिवर्तन किस दिशा का हो। रूढ़ियों परंपराओं को नकारो, पर यदि उनकी बुराइयां बुरी व नए प्रारूपों को विघटित करती हों, तो यदि वे सुदृढ़ करने वाली हैं तो उन्हें हम क्यों तोड़ें। लिव इन रिलेशनशिप पाश्चात्य विचारधारा है। भारतीय पुरुष वर्चस्व समाज में सफल तो है, तब भी आप जैसे युवा इसे अपना रहे हैं। बात तो यहाँ भी एडजस्टमेंट की है, तो शादी की रस्म हटाना ही आप सबको क्यों उचित लगता है। जहाँ तक प्रेम व निष्ठा का प्रश्न है, वह दोनों रिश्तों में अनिवार्य है। इसीलिए इन्हीं रिश्तों को चुनने का अर्थ है कि यहाँ कुछ भी करने की आपको छूट है। जब तक चाहो भोगो, मन भरा की रस्सी तोड़ भागो। फ्लर्ट करना शारीरिक आकर्षण बस हो। केवल जो लोग प्यार उसे कहे भोग हेतु साथ रहते हैं, ये गलत पद्धति है। इसलिए इस तरह एक स्त्री को 4-5 साल बाद छोड़ना व तोड़ना गलत है, सरासर गलत है। अब मृणाल को तो दूसरा चुनाव भारी पड़ेगा, क्योंकि वह लिव इन में रह रही है। इत्तेफाक से आपके बच्चे नहीं, वरना बच्चों का भविष्य समाज में क्या होता। कांता ने मुड़कर मृणाल से कहा, मृणाल, तुम्हें ऐसे रिश्तों में जाने से पूर्व बहुत सी बातों पर सोचना आवश्यक है। स्त्री भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर तौली जाती है। उससे कई तरह की अपेक्षाएं की जाती हैं। मानती हूँ कि आज की नारी योग्य व स्वावलंबी है, वो पुरुषों से अधिक भावुक व विश्वासी भी है, लेकिन आज भी समाज उसे भोगवादी दृष्टिकोण से ही आंकता है। इसीलिए माता पिता से भागोगी तो बाद में कहाँ तक भागोगी। स्वेच्छा, आराम, भावनाओं की पूर्ण स्वतंत्रता किसी भी रिश्ते में नहीं, वह दोनों पक्षों के एडजस्टमेंट से होती है। ये सब स्मरण रख रिश्ते अपनाने चाहिए। भारत में रहकर पुरुष वर्चस्व समाज के दृष्टिकोण से टकराना ही पड़ता है। मृणाल तलाकशुदा स्त्री को इस देश में घृणा से देख उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। शरीर के आकर्षण व जरूरत के कारण आज युवा लिव इन में घुसता है, पर निष्ठा न होने से टूट जाता है। मेरा विचार है कि अब यदि सुलह हुई तो वह भी सुखकर नहीं होगी। समझौते दुखद होते हैं। तुम्हें तो अब आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। इसीलिए बिना आकाश के भी जीवन सुंदर बनाकर रहो ना। किसी NGO को ज्वाइन कर लो, समय अच्छा गुजरेगा। जी, कहे आंसू बहाती मृणाल अटैची ले आगे बढ़ गई। सिपाही बनकर मंगरू बहुत प्रसन्न था। उसके पिता भी पुलिस सेवा से रिटायर हो स्वर्गवासी हुए। माँ अंधी थी, मंगरू इकलौता बेटा था। मैं माँ को बहुत जतन से रखता। आते जाते समय भोजन, पानी, लाठी सब रख देता। व पड़ोसी से कह जाता कि थोड़ा ध्यान रखें। थाने पर एक लड़की साफ सफाई के लिए आती थी। बाद में चाय पोहे का वही बंदोबस्त भी करती। नाम था अलका। धीरे धीरे कुंवारे गबरू मंगरू पर अलका आकर्षित हो गई। मंगरू भी उसे पसंद करता। अलका ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ से आई है। बस दोनों में प्रेम हुआ और दोनों विवाह बंधन में बंध गए। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 6वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य रखें।